आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा। इसके तहत आप सुनेंगे एनडीए 3.0 के शुरुआती 100 दिनों की उपलब्धियों पर विशेष चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी। उनसे बातचीत कर रही हैं आकाशवाणी समाचार संपादक डॉक्टर सविता पारीक। नमस्कार श्रोताओं, सामयिक चर्चा में मैं डॉक्टर सविता पारीक आपका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, केंद्र की एनडीए सरकार अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर चुकी है। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से देश और प्रदेश के विकास के लिए कई अहम निर्णय लिए गए हैं। साथ ही कुछ खास उपलब्धियां भी हासिल की गई हैं। क्या है वे खास पहल और उपलब्धियां जिनसे देश और हमारा प्रदेश बिहार विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम हो रहा है? इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी। प्रवीण जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद, नमस्कार। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद ही सरकार की ओर से पहला निर्णय किसानों के हित के लिए लिया गया। प्रवीण जी, कह सकते हैं कि सरकार के लिए कृषि और किसान प्राथमिकताओं में सबसे पहले आते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, एनडीए 3.0 के शुरुआती 100 दिन में किसानों के लिए सरकार से और क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा सविता जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो शुरू से ही किसानों को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए कई प्रयास कर रही है और तरह तरह की योजनाएं उनके लिए लाई जा रही हैं। उसी के तहत प्रधानमंत्री की ओर से पीएम किसान सम्मान योजना एक शुरू की गई है, जिसकी किस्त अभी जारी की गई और लगभग 9.5 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। उसके अलावा अभी जो 100 दिन के अंदर जो फैसले लिए गए वो ये है कि बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य खत्म कर दिए गए। फिर प्याज पर निर्यात शुल्क 40% लगता था, उसको घटाकर 20% किया गया है। एग्री श्योर नामक एक नया फंड लॉन्च किया गया है, जिससे किसानों को खेती के कामों के लिए मदद दी जाएगी और कई फसलों पर न्यूनतम खरीद मूल्य को बढ़ाया गया है। तो इससे सीधा किसानों को लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। जी बिल्कुल। प्रवीण जी, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मध्यम वर्ग की। इस वर्ग की बेहतरी के लिए भी केंद्र सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में अब तक कई अहम फैसले लिए हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम और आयकर में छूट, इनमें हम प्रमुख मान सकते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि मध्यम वर्ग के लिए फैसले किस तरह फायदेमंद साबित होंगे? अभी जो बजट आया है इस बार का, उसमें 7 लाख तक की आय जो है वो टैक्स फ्री कर दी गई है। इसका सीधा लाभ नौकरी पेशा लोगों को मिलेगा। न्यू टैक्स स्कीम में 10 लाख तक की आय पर टैक्स घटाकर 10% कर दिया गया है। पहले 20% था। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक लाया गया है। पहले पेंशन समाप्त कर दिया गया था, फिर उसके एक नई योजना लाई गई थी जिससे असंतोष था, लोग खुश नहीं थे जो कर्मचारी हैं। तो उसके जगह पर एक समग्र पेंशन योजना शुरू की गई है और लोगों को ये ऑप्शन दिया गया है कि चाहे या तो आप पहले का पेंशन स्कीम है उसमें आप रह सकते हैं, या फिर ये जो नया यूनिफाइड पेंशन स्कीम आया है उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। मगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम ज्यादा लाभदायक योजना है, इसलिए ज्यादा लोग इधर आकर्षित हो रहे हैं। जी, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। केंद्र सरकार की ओर से इस बार बजट में बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज दिया गया है। प्रवीण जी, बिहार के विकास को और गति देने में ये खास पैकेज किस तरह से उपयोगी साबित होगा? इस बार बजट में विशेष आर्थिक पैकेज दिया गया है बिहार के लिए। इसमें 60,000 करोड़ की विशेष मदद दी जाएगी बिहार को। इसके तहत 3 एक्सप्रेस वे बिहार से होकर के गुजरेंगे और बक्सर में गंगा पर एक नया पुल बनेगा। इसके अलावा पीरपैंती में 2400 मेगावाट का बिजली प्लांट लगाया जाएगा। इस पर 21,400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा कई शहरों में हवाई अड्डा, मेडिकल कॉलेज खोलने की भी योजना है। साथ ही खेल के लिए एक आधारभूत ढांचा पूरे बिहार में विकसित करने की योजना है केंद्र सरकार की। और औद्योगिक विकास के लिए भी सरकार कई उपाय कर रही है। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर से बिहार को जोड़ा जाएगा। और जो सबसे बड़ी समस्या रही है बिहार की वो है बाढ़। अभी भी 16 जिले बिहार के बाढ़ से त्रस्त हैं। तो बाढ़ नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने 11,500 करोड़ की राशि दी है। उससे उम्मीद की जानी चाहिए कि बाढ़ पर बहुत हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा।
जी, आपने अभी खेल की बात करी, तो खेल के साथ ही युवाओं की बात भी आ जाती है। तो युवाओं के लिए इन 100 दिनों में केंद्र सरकार की ओर से क्या कुछ खास कदम उठाए गए हैं, आपकी टिप्पणी? युवाओं के लिए देखिए 2 लाख करोड़ पीएम पैकेज की घोषणा की गई है और 5 साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को इसका लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। 1 करोड़ युवकों को टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप कराया जाएगा और ये पेड इंटर्नशिप होगा। 5,000 रुपए उनको महीने मिलेंगे, तो इससे उनकी आय का नया रास्ता खुल जाएगा और एक स्किल्ड युवा इस देश में उनकी फौज खड़ी हो जाएगी। तो ये एक बड़ी योजना है जो लोगों को सीधा रोजगार देगी। जी, बेशक एक बड़ा कदम है। और अब अगले सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं प्रवीण जी। बीती 1 जुलाई से हमारे देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं। देश में आपराधिक प्रवृत्ति को कम करने और अपराध को कम करने में इन कानूनों को आप किस रूप में मददगार देखते हैं? देखिए, देश में अभी जो ये 3 कानून थे वो अंग्रेजों के समय से चले आ रहे थे। उसमें बीच बीच में सुधार होते रहते थे, मगर केंद्र सरकार ने भारतीय जरूरतों के मुताबिक नए कानून लाए गए हैं। इसमें भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता लाया गया है और दंड प्रक्रिया संहिता, जिसको सीआरपीसी कहते थे, की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाया गया है और भारतीय साक्ष्य संहिता अधिनियम भी लाया गया है। तो ये 3 कानून हैं। इसके तहत ये होगा कि न्यायिक प्रक्रिया बहुत तेज होगी और उसको आधुनिक और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में ये कानून काम करेंगे। दूसरे, महिलाओं के विकास के लिए सरकार शुरू से चिंतित है और महिला सशक्तिकरण कैसे हो, इसके लिए ढेर सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। और अभी तो सबसे बड़ी बात यह है कि विधायिका में भी 33% आरक्षण का जो बिल है वो पास हो गया और पूरी इस बात की संभावना है, सरकार प्रयास में है कि 2029 का जो चुनाव है उसमें इस महिला आरक्षण बिल को लागू कर दिया जाए, जो कानून का रूप ले चुका है। तो वो अगर हो जाता है तो एक क्रांतिकारी बदलाव इस देश में होगा और महिलाएं न सिर्फ नौकरी पेशा होंगी बल्कि देश के संचालन में, कानून बनाने की प्रक्रिया में उनकी सीधी भागीदारी होगी। नेतृत्वकारी भूमिका में महिलाएं होंगी। जी प्रवीण जी, बहुत अच्छी जानकारी। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। वर्तमान समय में हमारे देश में एक देश एक चुनाव की चर्चा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस संबंध में प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल चुकी है। आपसे हम समझना चाहेंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन हमारे देश के लिए किस तरह उपयोगी साबित होगा? देखिए, चुनाव तो अभी भी हो रहे हैं, मगर ये है कि हर 6 महीने पर कहीं न कहीं किसी न किसी प्रदेश में आप देखिए कि चुनाव लगातार होते रह रहे हैं। तो इससे ये होता है कि सरकारों को पूरा समय नहीं मिल पाता है कि वो विकास का काम कर सके और किसी एक प्रदेश में चुनाव होता है तो वो वहीं तक सीमित नहीं होता है, उसमें केंद्र की सरकार भी इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि जो मंत्री हैं वो चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो केंद्र का भी काम बाधित होता है। जिस राज्य में चुनाव हो रहा है वहां भी समझ लीजिए कि लगभग 6 महीने तक कोई नई योजना उस दौरान नहीं हो सकती है। तो ये एक बड़ी बाधा के रूप में इसको देखा जा रहा था। तो इसी के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन का ये थ्योरी लाया गया है और रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उस कमेटी के रिकमेंडेशन को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है और 2029 का जो चुनाव होने वाला है वो 1 नेशन 1 इलेक्शन का पहला प्रयोग होगा और कोशिश ये की जा रही है जो नगर निकायों के चुनाव हैं उनको भी इसी के साथ करा लिया जाए। तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि विकास के काम में तेजी आएगी और पैसा बहुत बचेगा इसमें। जी, विकसित भारत की दिशा में ये एक अहम फैसला केंद्र सरकार का। प्रवीण जी, अब कार्यक्रम के आखिरी सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आने वाले दिनों में वे कौन से मुद्दे होंगे जो एनडीए 3.0 की प्राथमिकता में रहेंगे? उसमें सबसे बड़ा जो अभी जो सरकार जिसके लिए प्रयास कर रही है वो है रोजगार, युवाओं को रोजगार देने का, देश के औद्योगिक विकास और स्वास्थ्य का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में खड़ा करने का, ये उसकी प्राथमिकता सूची में है। और अंतरिक्ष में भारत अपनी दखल लगातार बढ़ा रहा है और आने वाले समय में भी केंद्र की प्राथमिकता सूची में है कि अंतरिक्ष में हम अपनी दखल बढ़ाएं, लीडरशिप हासिल करें और ग्लोबल लीडरशिप के रूप में देश उभरे। तो ये नेतृत्व क्षमता, इसको और प्रभावी बनाने की दिशा में सरकार आगे लगातार काम करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, हमारे साथ इतनी उपयोगी जानकारी साझा करने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।